हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग यूकैरियोटिक सेल को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेल की डिस्कवरी और डिफरेंट टाइप्स के सेल के शेप और साइज़ को हम लोगों ने स्टडी किया था। और हम लोगों ने वहाँ पे सेम टाइम हमने देखा था कि प्रोकैरियोट्स के सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाए जा सकते हैं, जिनमें हम लोगों ने सरफेस अपेंडेजेस और सेल एनवलप इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग यूकैरियोटिक सेल को डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, पहले अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल में क्या आता है? प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फंजाई आते हैं और क्या आता है? प्रोटिस्टा आता है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या आते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा हमने डिस्कस किया है, मीजोकैरियोट में आते हैं। और प्रोटिस्टा में हमने ये भी आपको बताया था, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनको हम लोग प्रोटिस्टा कहते हैं। सो ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स आर प्रोटिस्टा, ठीक है। अब हम एक सेल को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। मान लीजिए, ये चीज़ आप थोड़ा समझिएगा, मैं एक चार्ट बना रही हूँ और वहाँ से आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो मेम्ब्रेनस हैं, कौन ए मेम्ब्रेनस है, ठीक है। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने जब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने ये बात बताई थी कि यूकैरियोटिक सेल में कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या है कि वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के कंपार्टमेंट पाए जाते हैं और वो कंपार्टमेंट ही क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है। वहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स या वी कैन से मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। केवल एक नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं राइबोसोम। तो अभी चलिए सपोज़ करिए कि हम एक प्लांट सेल ले रहे हैं। तो पहली बात कि हमें एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस इतना तो पता होगा कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है। तो हम एक प्लांट सेल लेते हैं और प्लांट सेल में से हमें पता है यहाँ पे सेल वॉल होगा। अगर हम सेल वॉल को हटा देते हैं, देखिए सेल वॉल को हटा देते हैं तो यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल हटाया मतलब बाहर की सबसे जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको हमने प्लांट सेल से रिमूव कर दिया, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसको हम लोगों ने प्रोटोप्लास्ट कहा। अब इस प्रोटोप्लास्ट से, जैसे हमने एक प्लांट सेल लिया है, यहीं पे हम बनाने जा रहे हैं, दिस इज़ द प्लांट सेल, और सबसे बाहर सेल वॉल है। सेल वॉल हटाने के बाद जो कुछ भी बचेगा उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में से फिर से हमने हटा दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकाल दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकाल दिया। तो यहाँ पे जो पार्ट बचेगा उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। सो द वन डिफरेंस यू मस्ट नो दैट द प्रोटोप्लास्ट इज द फीचर ऑफ ओनली प्लांट सेल। प्रोटोप्लास्ट कहाँ होता है? केवल प्लांट सेल में। जबकि प्रोटोप्लाज्म कहाँ होता है? प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है। अब हम इस प्रोटोप्लाज्म में से क्या करने जा रहे हैं? मान लीजिए एक न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है। क्योंकि प्लांट सेल हमने बनाया तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस पेरीफेरल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द इसका वॉल्यूम होता है दैट इज़ ऑक्यूपाइड बाय द वैक्यूल्स। अबाउट 90% वॉल्यूम ऑफ प्लांट सेल इज़ ऑक्यूपाइड बाय द वैक्यूल। तो यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा होता है? पेरीफेरल होता है, ये हमें पता है। तो इस अब देखिए, इस प्रोटोप्लाज्म में, इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या है? न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और ये साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमने इस प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस हटा दिया, ठीक है। जब न्यूक्लियस हटाया, अब जो कुछ भी बचा उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। दैट इज़ कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। डिफरेंस समझते चलिएगा। तो प्रोटोप्लाज्म में से हमने न्यूक्लियस रिमूव कर दिया तो क्या बचा? साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस कैसा है? न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमें ये बात पता है कि न्यूक्लियस कैसा है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है।
अब इस साइटोप्लाज्म में चलिए, अब हमारे पास क्या बचा है, ये ठीक है, ऐसे हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, इसमें से अगर न्यूक्लियस हटा दिया तो यहाँ पे क्या बचा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या है साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडी। एक्चुअली लाइसोसोम की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, प्लांट्स में लाइसोसोम की जगह एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो मैं आगे बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम इस साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनेल्स हटा देते हैं तो केवल और केवल ये फ्लूइड स्ट्रक्चर बचता है, इसको हम लोग कहते हैं साइटोसॉल। तो चलिए हमने क्या किया, साइटोप्लाज्म में से हमने सेल ऑर्गेनेल्स रिमूव कर दिया, सेल ऑर्गेनेल्स हटा दिया, तब क्या बचा, जो फ्लूइड स्ट्रक्चर बचा उसको हमने कहा साइटोसॉल। साइटोसॉल्स में आयन है, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, आप ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में भी मतलब जो आयंस या बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स या माइक्रोमोलिक्यूल के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अब आपको साइटोप्लाज्म और साइटोसॉल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, जबकि साइटोसॉल में सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। अब इस सेल ऑर्गेनेल्स दो तरीके के हो सकते हैं, दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दे कैन बी मेम्ब्रेनस, ये कैसे हो सकते हैं, मेम्ब्रेनस हो सकते हैं, और वो ए मेम्ब्रेनस भी हो सकते हैं, मेम्ब्रेनस हो सकते हैं और ए मेम्ब्रेनस हो सकते हैं। तो मेम्ब्रेनस में भी, जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मेम्ब्रेनस में भी ये दो तरीके के हो सकते हैं। पहला हो सकता है डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, और दूसरा है सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो डबल मेम्ब्रेनस हैं, और कौन कौन से सिंगल मेम्ब्रेनस हैं, और कौन कौन से ऑर्गेनेल्स में मेम्ब्रेन पाई ही नहीं जाती है। तो डबल मेम्ब्रेनस में पहला एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होगा। तो हम यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम जो प्लांट्स में होगा, जो एनिमल्स में होगा, तो हम वहाँ पे एक सिंबल लिखते जाएंगे पी और ए का, ओके। तो प्लांट्स, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे है, प्लांट्स में है और एनिमल में है। सेल वॉल कहाँ पे है, केवल प्लांट में है। प्रोटोप्लास्ट केवल प्लांट में है। प्रोटोप्लाज्म प्लांट और एनिमल दोनों में है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल दोनों में है। न्यूक्लियस प्लांट और एनिमल दोनों में है। बाकी ये सब चीज़ें प्लांट और एनिमल दोनों में है। ये भी प्लांट और एनिमल में है, ये भी प्लांट और एनिमल में है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में है। इसके अलावा दूसरा है प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल किस में है, प्लांट में है। प्लास्टिड प्लांट्स में है। प्लास्टिड को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ डिटेल नहीं बताने जा रही हूँ। प्लास्टिड अगेन क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। सिंगल मेम्ब्रेन में क्या होने जा रहा है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, हालांकि गोल्जी बॉडी को प्लांट्स में डिक्टियोसोम कहा जाता है, तो ये प्लांट और एनिमल दोनों में है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, रेटिक्यूलम का मतलब होता है नेटवर्क, ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में है। थर्ड इज द लाइसोसोम। लाइसोसोम केवल एनिमल में है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या क्या हो सकता है, ये आपका हो गया वैक्यूल्स। हाँ, वैक्यूल्स प्लांट और एनिमल दोनों में है। डिफरेंस बस ये है कि प्लांट्स में वैक्यूल्स सेंट्रल होते हैं और काफ़ी लार्ज होते हैं, जबकि एनिमल्स में स्मॉलर वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ध्यान से समझिएगा इसको। तो ये गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्म, लाइसोसोम, वैक्यूल। इसके बाद आ जाएगा आपका माइक्रो या साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में क्या क्या आता है आपको ध्यान देना है। साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं। इसके अलावा क्या आता है, माइक्रोफिलामेंट्स आते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स आते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट आते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आते हैं।
ओके, यहाँ तक बात समझ में आई है आपको। नेक्स्ट तो गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स और क्या है साइटोस्केलेटन। ए मेम्ब्रेनस में क्या क्या आता है, जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है वो दो स्ट्रक्चर है। पहला क्या है, राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम है, और दूसरा क्या है, सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम। हमें पता है राइबोसोम प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, और जो सेंट्रोसोम है वो केवल और केवल एनिमल्स में होता है। केवल और केवल कहाँ होता है, एनिमल्स में। सेंट्रोसोम में कंटेन्स सेंट्रियोल। आपको पता होगा कि सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल, हालांकि ये हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल, और दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, केवल और केवल मैट्रिक्स के द्वारा सराउंडेड होते हैं, जिसको हम कहते हैं पेरी सेंट्रियोलर मैट्रिक्स। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल प्लस डिस्टल सेंट्रियोल प्लस पेरी सेंट्रियोलर मैट्रिक्स को हम मिला के कहते हैं सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में अंतर बस यही है, ठीक है। टू सेंट्रियोल प्लस पेरी सेंट्रियोलर मैट्रिक्स को मिला के हम लोग कहते हैं सेंट्रोसोम। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट सेल। तो हम प्लांट सेल को यहाँ पे क्लासीफाई, यहाँ पे सेल वॉल अगर आप हटा देंगे तो प्रोटोप्लास्ट बचा, उसमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटा देंगे तो प्रोटोप्लाज्म बचा, न्यूक्लियस। हाँ, अब एक चीज़ आप जान जाइएगा, जो डबल मेम्ब्रेन है, जो डबल मेम्ब्रेन है उनके पास डीएनए होता है। अब हमें पता है कि डबल मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन है, इनके पास डीएनए है। ये हम लोगों को समझने के लिए हमने आपको बता दिया है, आप इसे समझ जाइएगा, बाकी आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ अबाउट द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। तो डिफरेंसेस आपको पता हो जाने चाहिए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में कहाँ पे डिफरेंस है, वो हमें पता है। डिफरेंस कहाँ है, हमने आपको बताया कि एक तो पहले हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड का डिफरेंस, दूसरा वैक्यूल्स का डिफरेंस। वैक्यूल्स कहाँ होते हैं, वैक्यूल दोनों में होता है, लेकिन प्लांट्स में जो वैक्यूल होते हैं लार्ज होते हैं और सेंट्रल होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये। और तीसरा है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है वो केवल और केवल एनिमल्स में होता है। सो इसे आप बना लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं अगला टॉपिक। सो दिस इज़ अबाउट द सेल, ठीक है। तो सेल में हमने प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग सेल की एक एक चीज़ को पढ़ते हैं। कोई भी एक सेल ले लिया हमने, ओके। तो अगर सपोज करिए कि हमने प्लांट सेल लिया है, तो प्लांट सेल में सबसे पहले क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले है सेल वॉल। क्या है, सेल वॉल। चलिए हम सेल वॉल देख लेते हैं क्या है। मेरी बात एकदम ध्यान से समझिएगा। सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का। हाँ, हम आपकी एनसीईआरटी ही करा रहे हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, उसी की सारी लाइंस है। जो भी एडिशनल पॉइंट्स हमें बताना होगा मैं आपको बता दूंगी। सेलुलोज, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो बस आप सुनते चलिए। प्लांट सेल में हम सेलुलोज का बना हुआ है। अगर फंगल सेल की बात करें तो काइटिन की बनी है। आपको पता है काइटिन को हम लोग फंगल सेलुलोज कहते हैं। काइटिन क्या है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे होंगे। तो सेलुलोज क्या है, पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज है। ब्रांचिंग है नहीं है क्योंकि ये लीनियर है, ठीक है। बीटा 1,4 ग्लाइसिडिक बॉन्ड है। तो प्लांट सेल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है, ओके। अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी में भी क्या है, मैनन्स, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, गैलेक्टन्स, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है, ओके। तो सेल वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज की। हाँ, सेल वॉल कितनी टाइप की हो सकती है, आपने नाम सुना होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेल वॉल, फिर मिडिल लेमेला। तो सपोज करिए कि दो प्लांट सेल है, सबसे बाहर जो है ये है प्राइमरी सेल वॉल, दिस इज़ द प्राइमरी सेल वॉल। एक चीज़ आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि जो प्राइमरी सेल वॉल है ओनली प्रेजेंट इन द यंग प्लांट। प्राइमरी सेल वॉल केवल और केवल कहाँ होती है, यंग प्लांट्स में होती है, केवल यंग प्लांट्स में है। क्योंकि जैसे प्लांट मैच्योर होता है या हाँ उसकी जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो डेड हो जाती है, ओके। उसके बाद अब देखिए इसके नीचे है सेकेंडरी सेल वॉल, ये जानते रहिएगा आप लोग।
सेकेंडरी सेल वॉल, मतलब सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के नीचे है। इसके नीचे है टर्सरी सेल वॉल। आपको अभी बहुत ही डिटेल नहीं पढ़ना है, तो बस आप ऐसे ही समझ जाइए इसको। तो मान लीजिए हमने प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल दूसरे प्लांट का बना दिया। ओके, अब क्या होता है कि दो सेल वॉल के बीच में एक ऐसा सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है, जिसको हम कहते हैं मिडिल लैमेला। जो मिडिल लैमेला है इसको हम प्लांट सीमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये दो एडजेसेंट प्लांट को जोड़ने का काम करता है। और ये किसका बना होता है? मेनली कैल्शियम पेक्टेट, और मेनली तो कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, लेकिन मैग्नीशियम पेक्टेट भी यहाँ पे पाया जाता है। तो ये क्या है? मैग्नीशियम पेक्टेट। ठीक है, ये चीज़ आप समझ जाइएगा। इसके अलावा ये यहाँ से ये एक ऐसा स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ। ये क्या है? जो दो प्लांट सेल वॉल, मतलब दो प्लांट सेल को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, जो सेल वॉल और मिडिल लैमेला को ट्रांसवर्स करता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। सो दिस इज अबाउट द सेल वॉल। जहाँ तक आपको समझना है, जहाँ तक क्वेश्चन आ सकते हैं वो है। तो सेल वॉल में सेलुलोज की बनी हुई है, सेलुलोज के बारे में हमने बताया, दो सेल वॉल, मिडिल लैमेला, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब सेल वॉल के बाद क्या आएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आइए हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो आप इसे थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। तो चलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, दैट वाज गिवन बाय द सिंगर एंड निकोलसन। कब दिया गया था? 1972 में। और उसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड का मतलब है, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है। लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। सबसे पहला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था? इन आरबीसीज। और आरबीसी में जो लिपिड और प्रोटीन का कंटेंट है, वहाँ पे लिपिड्स 40% है और प्रोटीन्स कितना है? 52%। ये जानते रहिएगा। तो लिपिड और प्रोटीन का कंटेंट जो परसेंटेज है, सबसे ज़्यादा लिपिड किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है, या ऐसी कौन सी सेल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिपिड पाई जाती है? वो है माइलिनेटेड नर्व। कुछ अगर आपको दिमाग में आ रहा होगा तो माइलिनेटेड न्यूरॉन में, क्योंकि माइलिन शीथ पाया जाता है, और माइलिन शीथ किसका बना होता है? लिपिड का बना होता है। तो वहाँ पे जो वो माइलिनेटेड न्यूरॉन में सबसे ज़्यादा लिपिड कंटेंट पाया जाता है, 80% के आसपास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिपिड्स कैसी है। हाँ, एक और चीज़ जानिएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन के अलावा और क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो पहले हम इन तीनों चीज़ों को समझ लेते हैं। तो चलिए देखिए, हमने एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, ये परसेंटेज आपको याद होना चाहिए। इसमें लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, और दूसरी है, और नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। ये कहाँ कहाँ होंगे ये हमें पहले समझ लेना। लिपिड्स कैसी हैं? बाई लेयर है, ये तो हमें पता है, लिपिड बाई लेयर है, हम पहले ही आपको लिपिड पढ़ाते टाइम आपको बता दिए हैं। और मोस्ट ऑफ लिपिड कैसी होती है? फॉस्फोलिपिड होती है या फॉस्फोग्लिसराइड होती है। फॉस्फोलिपिड का भी एग्जांपल क्या बताया था मैंने आपको? लेसिथिन बताया था ना, लेसिथिन। फॉस्फोलिपिड भी कैसी लिपिड है? बताइए, डाइग्लिसराइड है। बताया था मैंने, एक ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड, और जो एक क्या अटैच्ड है? फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड। ठीक है, फॉस्फेट। तो लिपिड्स ये हो गया, हमें ये पता है।
क्योंकि फॉस्फोलिपिड कैसे होते हैं, एम्फीपैथिक होते हैं, तो इसका हेड पोलर है और टेल मतलब फैटी एसिड टेल क्या है, वो है नॉन पोलर। चलिए प्रोटीन्स देखते हैं। जो ये प्रोटीन है वेरी वेरी IMP, और आपके NCERT में ये चीज़ दी हुई नहीं है, बस डायग्राम में है। पहले की NCERT में शायद ये चीज़ दिया हुआ था कि जो प्रोटीन्स हैं वो सेकेंडरी प्रोटीन होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होती हैं वो सेकेंडरी प्रोटीन होती हैं। सेकेंडरी में भी अल्फा हेलिकल प्रोटीन होता है। जब आप अपनी बुक उठाइएगा तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्रोटीन्स बनी हुई हैं वो कुछ ऐसे हेलिकल टाइप की प्रोटीन बनी हुई हैं। मोस्ट प्रोटीन्स कैसी होती है, सेकेंडरी प्रोटीन होती है और अल्फा हेलिकल प्रोटीन होती है। चलिए देखिए, प्रोटीन्स को भी हम आगे 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम ऊपर बना रहे हैं। प्रोटीन्स भी 3 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। पहला जो है उसको हम लोग 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। पहली प्रोटीन होती है इंट्रिंसिक प्रोटीन, और दूसरी प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जो प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, इंट्रिंसिक में भी जो मेम्ब्रेन को पूरी तरह से क्रॉस करती है उसको हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। आगे हम अभी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे। एक्सट्रिंसिक जो मेम्ब्रेन के बाहर हो, चाहे वो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में हो चाहे वो इंट्रासेलुलर साइड में हो, तो एक्सट्रिंसिक को और हम लोग नाम देते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। अब देखिए, आपके NCERT में एक लाइन लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द एक्सट्रैक्शन, प्रोटीन्स 2 तरीके की। तो नेचर ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे हम प्रोटीन को 2 तरीके से बता सकते हैं। मतलब अगर आपको मेम्ब्रेन को बिना डैमेज किए, ठीक है, मेम्ब्रेन को या हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं, यहाँ पे 1 मिनट, सॉरी मैं क्या बोल रही थी, मैं खुद भूल गई। तो यहाँ पे प्रोटीन क्या है, इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक है। ठीक है, ऐसी कौन सी प्रोटीन है, हाँ क्वेश्चन याद आया मुझे, ऐसी कौन सी प्रोटीन है जिसको हम मेम्ब्रेन को बिना डैमेज किए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो क्या है, एक्सट्रिंसिक है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के बाहर होती है। अब हम एक डायग्राम बनाते हैं और आपको बताते हैं। डायग्राम में कुछ इस तरीके से है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हम बहुत बड़ा डायग्राम नहीं बनाने जा रहे हैं। हाँ चलिए, ये तो फैटी एसिड आपको पता है, यहाँ पे ग्लिसरॉल और फॉस्फेट है। आप रिकॉल करिए, जब हम पढ़ा रहे थे आपको तो हमने आपको बताया था कि फॉस्फेट एक पोलर ग्रुप है जिसकी वजह से हेड पोलर हो जाता है, और फैटी एसिड नॉन पोलर है जिसकी वजह से ये चीज़ क्या होती है, हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफोबिक मान लीजिए एक सेल लिया हमने, देखिए सेल के बाहर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो यहाँ पे भी वाटर है, और अंदर क्या है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, तो यहाँ पे भी वाटर है ना। तो बाहर क्या होगा, अंदर क्या होगा। तो अगर हम केवल एक लिपिड लेयर लेंगे तो बाहर तो ऐड हो जाएगा लेकिन अंदर टेल आएगा, जो कि टेल, क्योंकि टेल कैसा है, नॉन पोलर है, तो वो पोलर एनवायरनमेंट में नहीं रह पाएगा। इसलिए अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि चलो जो नॉन पोलर हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, और बाहर भी जो है वो हेड है और अंदर भी हेड है, क्योंकि अंदर भी वाटर है। तो इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ करा है। ठीक है, तो इधर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और अंदर क्या है, मतलब यही वाली छोटी सी जो लेयर से दिख रही है, इसको हमने एनलार्ज करके बना रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होने जा रहा है, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। ओके, अब यहाँ पे ये इस तरीके, हमने फैटी एसिड चेन के बारे में भी आपको बताया था कि सैचुरेटेड हो सकता है, अनसैचुरेटेड हो सकता है। आप जरूर इसको दिमाग में रखिएगा, सैचुरेटेड कहाँ होगा, अनसैचुरेटेड कहाँ होगा। हमने कहा था अनसैचुरेटेड होगा तो उसमें किंक प्रेजेंट होते हैं। किंक मतलब वहाँ पे जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे बेंडिंग हो जाएगी, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होने का, तो ये किस टाइप के एनिमल्स में होता है, जो पोलर एरिया में होते हैं, वहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है, तो मॉलिक्यूल्स आपस में जमने ना पाए इसके लिए वहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जो मॉलिक्यूल को रिपेल करते हैं, मॉलिक्यूल को एक दूसरे से दूर रखते हैं।
इसी तरीके से ये जो डेज़र्ट या हम कह सकते हैं बहुत ही गर्म प्रदेशों में वहाँ पे जो सब एनिमल्स होते हैं उनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें और एडिशनल चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं। इसमें एडिशनल चीज़ ये हो सकती है, ये रहा आपका प्रोटीन, एक प्रोटीन ऐसा दिखा दिया, ठीक है, एक प्रोटीन आपका ऐसा दिखा दिया, ओके। अब हमने फिर से ये लिपिड बाइलेयर बना दिया, कुछ प्रोटीन ऐसे अंदर दिखा दिया, कुछ प्रोटीन कहाँ दिखा दिया, ऐसे अंदर दिखा दिया, ठीक है। तो ये हमारा, और कुछ प्रोटीन अब बाहर दिखा दिया, कुछ प्रोटीन कहाँ दिखा दिया, बाहर दिखा दिया। ये हमने बना दिया एक फ्लूइड मेजरिक मॉडल। अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपकी बुक में एनसीईआरटी में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिया है, वो भी आप जानते रहिएगा। ये क्या है, प्रोटीन ही है, अल्फा हेलिकल प्रोटीन, अभी हमने आपको बताया था। तो ये जो दोनों बाहर हैं, ईदर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड साइड है या फिर इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये क्या है, आप हमेशा, कई बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि जो एक्सट्रिंसिक है मतलब बाहर की तरफ होगा, बाहर मतलब मेम्ब्रेन से बाहर। तो वो आपसे एग्जामिनर पूछ देगा कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड होता है कि इंट्रासेलुलर की, दोनों, क्योंकि वो दोनों साइड जो है वो मेम्ब्रेन से बाहर ही है, ठीक है ना। तो आप इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये ऐसी प्रोटीन जो मेम्ब्रेन को एक तरफ से दूसरे तरफ क्रॉस करती है, इसको हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, या इसको हम लोग टनल प्रोटीन कहते हैं, टनल प्रोटीन, या इसको हम इंटेग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। तो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, इसको हम लोग इंटेग्रल प्रोटीन भी कहते हैं, इंटेग्रल प्रोटीन। जो अंदर है इसको हमने इंट्रिंसिक कह दिया। हाँ, इंट्रिंसिक ये सब भी है, इंट्रिंसिक ये भी है जो अंदर है मेम्ब्रेन के, ठीक है, और ये भी है, ये प्रोटीन्स है। चलिए, अब हमें प्रोटीन के बारे में तो पता चल चुका है, लिपिड के बारे में पता चल चुका है। कुछ कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 1 से 3%। कार्बोहाइड्रेट दो तरीके के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट दो तरीके के होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इसको ध्यान से आपको समझना है। कुछ कार्बोहाइड्रेट लिपिड से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, लिपिड से अटैच्ड हैं, और कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे प्रोटीन से अटैच्ड होते हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखना, ये बात आपको बहुत इम्पॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, वो ऑलवेज पॉलीसेकेराइड होते हैं। क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड होते हैं, और ऑलवेज कहाँ होते हैं, एट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड साइड में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इधर नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट। इसका बहुत सारा रीज़न है, ये आप लोगों को डिटेल में नहीं पढ़ना है कि क्यों ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में होता है। लेकिन आप हमेशा जानिएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है वो ऑलवेज आउटर साइड में होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट दो तरीके के हैं, एक जो लिपिड से अटैच्ड हैं उनको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, और एक जो प्रोटीन से अटैच्ड हैं उनको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये दो तरीके के कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और इनका फॉर्मेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी करता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा, एक चीज़ आप हमेशा जानिए, ग्लाइकोलिपिड का मतलब, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और ये प्रोटीन्स, इसमें कौन ज़्यादा होता है कौन कम होता है। जैसे अब जब आपको न्यूक्लियोप्रोटीन, फास्फोलिपिड ऐसे टर्म मिलते हैं जहाँ पे दो कंपाउंड हो, वहाँ पे आप कैसे बताओगे कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो आप एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि जो टर्म पहले प्रेजेंट होता है उसका कंसंट्रेशन कम होता है, जो बाद में प्रेजेंट होता है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। मतलब ग्लाइकोलिपिड में कार्बोहाइड्रेट कम है और लिपिड ज़्यादा है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कम है, लिपिड ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है। आप देखेंगे कि एक टर्म मैं लिख रही हूँ ग्लाइकोप्रोटीन्स, और एक टर्म मैंने लिख दिया प्रोटियोग्लाइकन या पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन। आप यहाँ पे सिमिलैरिटी बताइए मुझे,
दोनों सब में सिमिलैरिटी क्या है, इसमें यहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन मतलब प्रोटीन है और ग्लाइकन मतलब कार्बोहाइड्रेट, मतलब सब में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों है। लेकिन अंतर बस इतना है कि ग्लाइकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट कम है, प्रोटीन ज़्यादा है। प्रोटियोग्लाइकन में प्रोटीन कम है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। पेप्टिडोग्लाइकन में प्रोटीन कम है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा। मतलब जो टर्म पहले प्रेजेंट है उसका कंसंट्रेशन कम और जो बाद में प्रेजेंट है उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बस आपको स्ट्रक्चर के बारे में, जो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल का मैं कुछ इंपॉर्टेंस आपको बता दे रही हूँ कि इसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है। फ्लूइड, जो सिंगर और निकोलसन थे उन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड होती है वो फ्लूइड नेचर की होती है, उसकी फ्लूइडिटी ये डिटरमाइन करती है, क्योंकि लिपिड फ्लूइड है तो वो एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। उसकी फ्लूइडिटी, लिपिड के फ्लूइड नेचर की वजह से जो प्रोटीन है उसका लेटरल मूवमेंट हो सकता है। लेटरल मूवमेंट की ज़रूरत क्यों है? लेटरल मूवमेंट की ज़रूरत क्यों है? जैसे कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जो कैरियर प्रोटीन होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ कैरियर प्रोटीन है, ये आपकी लिपिड हो गई, ठीक है ना, ये लिपिड हो गई। अब देखिए होता क्या है, प्रोटीन क्या करते हैं, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, इसको प्रोटीन को सेल के अंदर लेके आना है। इस मॉलिक्यूल को ये सेल के अंदर लेके आएगा तो क्या करेगा, पहले इस कैरियर मॉलिक्यूल को ये कैरियर प्रोटीन पकड़ेगी और वो फिर टर्न होगी और सेल के अंदर छोड़ देगी। तो टर्न होने के लिए इस लिपिड को यहाँ से ढकेलना पड़ेगा। तो लिपिड कब यहाँ से जा सकता है, जब ये फ्लूइड नेचर का हो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपके एनसीईआरटी में दी हुई है कि फ्लूइडिटी, लिपिड की फ्लूइडिटी की वजह से ही प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। अच्छा, लिपिड की फ्लूइडिटी और क्या क्या आपको इसके क्या सिग्निफिकेंस हैं, क्योंकि अगर मेम्ब्रेन की जो लिपिड लेयर है अगर वो फ्लूइड है तो ये मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होगी, जिसकी वजह से सेल ग्रोथ हो सकता है। भाई सेल बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी, क्योंकि लिपिड फ्लूइड नेचर का है। इसकी वजह से सिक्रीशन हो सकता है, यहाँ से कोई चीज़ सिक्रीट होना है तो यहाँ से ऐसे इस तरीके से क्या होगा, क्योंकि लिपिड फ्लूइड है तुरंत से सिक्रीट हो जाएगा बाहर। इसकी वजह से एंडोसाइटोसिस हो सकता है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। भाई एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस कैसे होता है, कोई भी चीज़ सेल के अंदर आया, सेल ने उसको एनगल्फ कर लिया, तो इस तरीके से अंदर लेने को एंडोसाइटोसिस, और रेजिडुअल पार्ट को बाहर भेजने को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो एक्सोसाइटोसिस ऐसे हो गया, तो क्योंकि लिपिड फ्लूइड नेचर का है। सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल टू सेल जंक्शन, सेल टू सेल जंक्शन फॉर्मेशन, तो ये लिपिड की फ्लूइडिटी का सिग्निफिकेंस है। जो लिपिड फ्लूइड है इस वजह से ये सब पॉसिबल हो पाता है। तो ये चीज़ आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पता होना चाहिए कि जो मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड है, लेसिथिन है। जो प्रोटीन है मोस्टली सेकेंडरी प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन दो टाइप की हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक दोनों तरफ मेम्ब्रेन के बाहर होती हैं, एक्स्ट्रासेलुलर साइड में भी और इंट्रासेलुलर साइड में भी। और इसके बाद जो प्रोटीन्स हैं वो मोस्टली सेकेंडरी प्रोटीन्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट दो तरीके के हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमेशा और हमेशा एक्स्ट्रासेलुलर साइड में प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लाइकोलिपिड होते हैं और ग्लाइको प्रोटीन होते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, इसके अलावा कुछ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल ऐसे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। अब कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ होगा, कैसे होगा? देखिए कोलेस्ट्रॉल का जब स्ट्रक्चर आप बायोमॉलिक्यूल में पढ़ेंगे ना तो वो बल्की ग्रुप होता है, इस तरीके से ढेर सारी रिंग स्ट्रक्चर होती है, आप बना के देखिएगा, और एक OH लास्ट में होता है। तो क्योंकि ये बल्की ग्रुप है वो नॉन पोलर हो जाता है, ठीक है, और OH क्या है, पोलर है। तो कोलेस्ट्रॉल का अरेंजमेंट कुछ ऐसे होता है कि ये जो OH है वो इधर रहता है, पोलर को इंटरेक्ट किए रहता है, और बल्की ग्रुप इधर रहता है फैटी एसिड साइड में। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये इसका रोल आपको अभी नहीं पढ़ना है, बस इतना जानते रहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल क्या है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल क्या है इसको समझने के लिए हम लोग, हालांकि इसको ट्रांसपोर्ट वगैरह को हम लोग ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन जितना यहाँ दिया हुआ है वो मैं अभी आपको समझा देती हूँ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रोल में आपको ये जानना है, ध्यान दीजिएगा इधर। पहली चीज़, इसका हमने आपको बताया था ट्रांसपोर्ट, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या है, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट देखिए दो तरीके का हो सकता है।
पहला हम लोगों ने नाम दिया, हमको पता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है, ध्यान से इसको समझिएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर किसी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या इसी को हम लोग कहते हैं अप हिल ट्रांसपोर्ट। हाँ, अभी आप थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लीजिएगा क्योंकि हम लोग इसको ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट, किसी मॉलिक्यूल आयन जो कुछ भी है उसका ट्रांसपोर्ट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है along the concentration gradient, along the concentration gradient, इसको हम लोग कहते हैं डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसको पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, मेटाबॉलिक एनर्जी की ज़रूरत होती है, और मेटाबॉलिक एनर्जी कल पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म के बारे में समझा था। मेटाबॉलिज्म अगर नहीं है तो लिविंग स्टेट नहीं है, हमने बताया था, क्योंकि मेटाबॉलिज्म की वजह से ही एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को यूज़ करके लिविंग सिस्टम अपने आप को इक्विलिब्रियम में जाने से रोकता है, तभी जाके लिविंग स्टेट में बना रहता है, ठीक है। यहाँ पे एटीपी की ज़रूरत होगी और यहाँ पे एटीपी की ज़रूरत नहीं होती है। अब आप ध्यान दीजिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरीके का होता है, एक को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस और दूसरे को कहते हैं डिफ्यूज़न। इसको भी समझ लेते हैं। ऑस्मोसिस में केवल और केवल इफ़ वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और वी कैन से ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। केवल और केवल अगर सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्ट है तो उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। डिफ्यूज़न में, ठीक है, डिफ्यूज़न में सबका ट्रांसपोर्ट हो सकता है, सॉल्वेंट, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्ट इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट किसका हो सकता है, ट्रांसपोर्ट सॉल्वेंट का हो सकता है, सॉलिड का हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैसेस हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेस। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे भी जब लिक्विड है तो वाटर को यहाँ क्यों रखा। एक्चुअली ऑस्मोसिस इज द स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूज़न, ठीक है, जहाँ पे केवल वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ऑस्मोसिस भी एक डिफ्यूज़न ही है, वी कैन से ऑल ऑस्मोसिस आर डिफ्यूज़न बट ऑल डिफ्यूज़न आर नॉट ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस एक डिफ्यूज़न है, लेकिन हमें एक बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा वहाँ हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मेम्ब्रेन की ज़रूरत होगी। वो मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब हम लोग डिफ्यूज़न को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। डिफ्यूज़न को समझने के लिए देखिए, हमें डिफ्यूज़न पता चल चुका है कि सॉलिड लिक्विड गैसेस का ट्रांसपोर्ट एक उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूज़न कहेंगे। डिफ्यूज़न समझने के लिए हम डिफ्यूज़न को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक है सिंपल डिफ्यूज़न और दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। अच्छा बताइए मुझे एक बात, ट्रांसपोर्ट होना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मतलब सेल के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, यही ट्रांसपोर्ट होना है। तो ये मेम्ब्रेन कैसा है, जो प्लाज्मा ओवरऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लिपिड कैसा है, नॉन पोलर है। लिपिड कैसा है, नॉन पोलर है। तो कोई ऐसा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा या जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल होंगे वो ईजिली इस लिपिड लेयर में डिजॉल्व होकर एक साइड से दूसरी साइड चले जाएंगे, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट आपको लोगों को पता होगा कि कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल जो जैसे नेचर के होते हैं वो वहाँ उसमें उसी सेम टाइप के नेचर वाले इन्वायरमेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं। या तो मुझे बताइए कि जो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होंगे, क्योंकि लिपिड ओवरऑल लिपिड कैसी है, नॉन पोलर है, तो जो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होंगे वो ईजिली डिजॉल्व हो जाएंगे मेम्ब्रेन से अंदर, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आ जाएंगे।
तो क्या यहाँ पे किसी कैरियर प्रोटीन या किसी चैनल या कैरियर की ज़रूरत है मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए? नहीं, ठीक है, मतलब किसी फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपली इस मेम्ब्रेन में डिजॉल्व होकर एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो सिंपल डिफ्यूजन किसका होता है बताइए मुझे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल का, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का। और यहाँ पे नो मेम्ब्रेन प्रोटीन, किसी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी चैनल और एनी कैरियर टू ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। लेकिन जो फैसिलिटेड डिफ्यूज़न है वो पोलर मॉलिक्यूल्स का होता है, इवन फॉर द वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल को भी अगर मेम्ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे तरफ जाना है तो वहाँ पे भी कुछ चैनल प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, जो आप ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग एक्वापोरिन कहते हैं। वाटर चैनल को हम लोग एक्वापोरिन कहते हैं। तो ये समझिए कि जो फैसिलिटेड डिफ्यूज़न है वो पोलर मॉलिक्यूल्स का होता है। पोलर मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो इनको ले जाने के लिए वही प्रोटीन चाहिए, ऐसे कैरियर प्रोटीन चाहिए, जिसको हमने अभी बताया था। वो प्रोटीन वाटर को लोड करेगा या पोलर मॉलिक्यूल को लोड करेगा, लिपिड को हटा देगा, ठीक है, क्योंकि लिपिड फ्लूइड नेचर का है। एक तरफ से दूसरी तरफ आएगा और सेल के अंदर इसको डाल दिया, या सेल के अंदर से इसको बाहर लेके चला गया। तो इस टाइप के डिफ्यूज़न को हम लोग कहते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूज़न। लेकिन ये भी कहाँ होगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर होगा, क्योंकि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर। तो चलिए एक चीज़ हमें यहाँ पे बताना, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न में एक प्रोटीन की ज़रूरत पड़ी ना, मेम्ब्रेन प्रोटीन की ज़रूरत, क्योंकि इसको फैसिलिटी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे किसकी ज़रूरत है? मेम्ब्रेन प्रोटीन की ज़रूरत है, मेम्ब्रेन प्रोटीन। लेकिन ये मेम्ब्रेन प्रोटीन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर। मेम्ब्रेन प्रोटीन की ज़रूरत इसमें भी पड़ती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ से इसको लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन ले जाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी किसकी ज़रूरत पड़ती है? मेम्ब्रेन प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। अगर यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन की, तो दोनों के मेम्ब्रेन प्रोटीन में क्या डिफरेंस है? यहाँ की मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है, या कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन, वो मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन लेके जाता है। जबकि यहाँ की जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है फैसिलिटेड डिफ्यूजन की, वो मॉलिक्यूल्स को हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेके जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप, आपने जब एक्सॉन, न्यूरॉन ये सब पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे आप देखिए सोडियम पोटेशियम पंप कहाँ है? सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम पंप का मतलब प्रोटीन, जहाँ भी पंप नाम आ जाए वो प्रोटीन है, और वो मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। तो ये है एक सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये सेल है, सेल के बाहर क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड, अंदर क्या है? इंट्रा सेलर फ्लूइड। हमेशा याद रखना, बाहर की तरफ सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बहुत ज़्यादा होते हैं। सोडियम मतलब सेल के बाहर सोडियम और क्लोराइड आयन ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कैल्शियम आयन भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इनर साइड। क्योंकि आप ऐसे समझिए ना कि हमारी लाइफ की जो ओरिजिन है वो कहाँ पे हुई है? सी वाटर में। मतलब हमारी लाइफ नहीं, लाइफ की ओरिजिन ही सी वाटर में हुई है। मतलब समझिए कि ये समुद्र है, ठीक है, ये सी है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है पहले से? NaCl, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी लाइफ अराइज हुई, जीवन की जो उत्पत्ति हुई, या हम कह सकते हैं किसी लाइफ की ओरिजिन हुई, तो इसके बाहर का जो मीडियम है वो कैसा है? सॉल्टी मीडियम है। सॉल्टी मतलब NaCl प्रेजेंट। सेम आज वही इन्वायरमेंट हमारे हर सेल के बाहर प्रेजेंट होता है, क्योंकि सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल के बाहर का मीडियम आज भी वैसा ही है जैसे जहाँ पे सेल की ओरिजिन हुई थी। तो बाहर एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड में NaCl और कैल्शियम आयन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इनर साइड। और हाँ, पोटेशियम आयन भी यहाँ पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इनर साइड। पोटेशियम आयन यहाँ पे कम होता है। तो हम एक चीज़ है, बाहर की तरफ सोडियम आयन ज़्यादा है और अंदर की तरफ पोटेशियम आयन ज़्यादा है और सोडियम आयन कम है। बाहर की तरफ सोडियम ज़्यादा है और पोटेशियम कम है। ओके, ये चीज़ आपको समझना होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना है आपको। तो अब चलिए इतना ही आपको पता हो जाए कि बाहर सोडियम ज़्यादा है, ठीक है, और अंदर पोटेशियम ज़्यादा। हमें इतना तो याद है ना कि बाहर साल्टी मीडियम है किसी भी सेल के बाहर, तो सोडियम ज़्यादा है और अंदर पोटेशियम ज़्यादा है।
अब क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट किधर होगा, क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो सोडियम अंदर से बाहर जाता है और पोटेशियम बाहर से अंदर आता है, कम से ज़्यादा कम से ज़्यादा। और 3 सोडियम बाहर जाता है, एक्सपोर्ट, ठीक है, और 2 पोटेशियम का क्या होता है, इंपोर्ट होता है। 3 सोडियम एक्सपोर्ट और 2 पोटेशियम इंपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप, जब आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट को फिर से देखिए, अगर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट एक ही डायरेक्शन में होता है तो उसको हम यूनिपोर्ट कहते हैं। अगर 2 मॉलिक्यूल हैं, दोनों का ट्रांसपोर्ट एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको हम सिम्पोर्ट कहते हैं। 2 मॉलिक्यूल हैं, इसमें से एक दोनों का ट्रांसपोर्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको हम एंटीपोर्ट कहते हैं। तो सोडियम पोटेशियम पंप किसका एग्जांपल है, एंटीपोर्ट का। एंटीपोर्ट का मतलब दोनों का ट्रांसपोर्ट एक दूसरे के अपोजिट हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं हमारा ट्रांसपोर्ट। आज में सॉरी 1 मिनट। तो आज के लेक्चर में हम लोगों को हमने बताया कि ये जो आपको क्या पढ़ना है अभी तक, लेट मी कंफर्म, हाँ सेल वॉल पढ़ा हमने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने, हाँ तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, बस ये थोड़ा सा छोटा लेक्चर होगा। हमने देखा कि जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में ये 2 तरीके का ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एक्टिव पैसिव, उनमें डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। तो आप जो एनिमल सेल, प्लांट सेल में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद रखना है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज ये लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा। अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे। थैंक यू।